दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस YouTube चैनल पर। हम आपके सामने लेकर आ गए हैं अगस्त 2023 में पूछे गए वो प्रश्न जो पीजीटी एग्जाम के लिए लाया गया था। पीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। मतलब जस्ट आपसे पहले जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनके लिए जो प्रश्न थे वो प्रश्न हम आपके लिए ले आए हैं और उसका डिस्कशन इतने डिटेल में किए हैं कि आपको अपने समय का जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत सारी मदद मिलेगी। एक बात, दूसरी बात ये कि हम जो आपको इस चैनल पे बता रहे हैं, जो आप देखते हैं इस चैनल पे, हाँ, वो आपके लिए उपयोगी है या नहीं वो भी समझ लेंगे। क्योंकि मुझे लगा कि अभी तक जितने हम क्लास किए हैं, अभी तो 3 ही क्लास लिया हूँ, उसमें आप देखेंगे कि कम से कम सिर्फ 3 क्लास में से 4-5 प्रश्न तो बन ही गए हैं, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि कम से कम 30 क्लास इस तरह से लें जिससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो चलिए सीधा उन प्रश्नों की तरफ चलते हैं। और अभी तक आप यदि साहित्य सहचर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। हमें तो नहीं, लेकिन आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखिए, चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके, और आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपके फ़ायदे के लिए है। देखिए, ये 3 लेक्चर अभी तक ले चुका हूँ और ये आपके पोस्ट का नोटिफिकेशन आया था वो लेक्चर है। बाकी और सारे वीडियो जो उपलब्ध हैं हमारे चैनल पर उसको भी देख सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी जो लिया जाएगा वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो नए वीडियो से जुड़ने के लिए आप ज़रूर जो है आ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके, तो अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। बहुत हो गया बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। ओके, तो हमारा प्रश्न किधर गया, ये रहा। ये प्रश्न रहा, ये आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। ये कब हुआ था एग्ज़ाम? ये हुआ था 26, ये एग्ज़ाम कब हुआ था? 26 अगस्त को। ओके, एग्ज़ाम हुआ था 26 अगस्त। आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, इसलिए जूम कर देता हूँ कि आराम से दिखे। देख लीजिए, अंग्रेजी में है। बाकी ये देखिए, प्रश्न मैथ्स से आ गया है, तो पहले मैथ्स हम लोग को अभी नहीं करना है। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। जैसे ये इतना इजी है कि आप मुंह देखते हैं इसका आंसर आराम से 180 लगा के आ जाएंगे। 180 हो जाएगा इसका आंसर। देख लिए एक बार, तब थोड़ी देर के लिए देख ही लेते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद सीधा हिंदी पे आएंगे। ओके, क्योंकि हम लोग हिंदी की अभी तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की नहीं। मैथ्स इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कह रहे हैं ना 5 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का नंबर। तो 5 से डिविजिबल मतलब 100 से ले करके 99 की बातचीत हो रही है, ठीक है। तो ये एक पहली संख्या जो 5 से डिविजिबल है वो 100 है, और अंतिम संख्या जो 5 से डिविजिबल है वो 99 तो नहीं है, 995 है, ठीक है। तो क्या करो, 995 माइनस 100 कर दो, डिवाइड कर दो 5 + 1 कर लो, यही आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा पता है? ये 995 में से 1 से घटाएंगे तो 895 आ जाएगा, अपॉन 5 आ जाएगा प्लस 1। ये कितना आ जाएगा आपका? 5 5 6 का 5 4 नहीं 3, 5 7 35 और 4 39, 5 9 45 प्लस 1, ठीक है। प्लस 1 पहले से है, तो ये हो जाएगा 180। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 180 ए। खैर, हम लोग समय न बर्बाद करें, मैथ्स बहुत इजी पूछा गया है, ठीक। तो हम लोग चलते हैं किसके तरफ? हिंदी की तरफ। ये सीधा हम पहुंच जाते हैं, कितने नंबर पे है हिंदी? हमने देख रखा है 14 नंबर पे है। ओके, ये सीधा हम हिंदी की तरफ आ गए। ये कह रहे हैं कि धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है, ठीक है। ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न एक तरह से देखा जाए तो प्रीवियस ईयर ही उठा लिया गया है। कहाँ का है ये? जून 2013 में नेट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से प्रश्न ले लिया गया है, ठीक है। तो धीरेन्द्र वर्मा जानते हैं कि ये भाषाविद हैं, ठीक है। जो नागरिक प्रचारिणी सभा ने भाषा पे किताब निकाली, तो वो किताब इन्होंने लिखा, ठीक है, हिंदी भाषा के विकास नाम से, ठीक। तो वहाँ आप देखेंगे कि वैदिक ध्वनियों को उन्होंने कहा कि 13 स्वर हैं, 38 व्यंजन हैं, कुल मिला के कितना हो जाएगा टोटल? 51। कितना? 38 + 13 कितना हो जाएगा? 8 3 11, 3 1 4
और एक बचा हुआ है कि 11 का, तो 51। कुल ध्वनि कितना? 51, जिसमें स्वर 13 और व्यंजन 38। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। खुसरो की खालिकवारी वस्तुतः है क्या? खुसरो के बारे में आप जानते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था? 1253 ईस्वी में। आपको जन्म का ख्याल रखना होगा। खुसरो कब जन्मे हैं? 1253 ईस्वी में। और खुसरो जो है वो, पहले इस प्रश्न को देख लें। खालिकवारी वास्तव में ये जो है ना, ये है पद्य में, पर्यायवाची शब्द के बारे में बात किया गया है। पद्य में पर्यायवाची शब्द है यहाँ खालिकवारी में, ठीक है। खुसरो के बारे में आप जानते हैं कि 1253 में वो जन्मे हैं। खुसरो पहेली भी लिखते हैं, पहेली, मुकरियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें खुसरो लिखते हैं। हाँ, इतना तो इम्पोर्टेंट है ही जो भी है, लेकिन ये खुद को कहते हैं मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। चमन तूतीय हिंदुम, हिंदुम चमन तूतीय हिंदू, ठीक है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, ठीक है। तो ये वास्तव में हिंदवी पे फोकस करने के लिए, ये जो हिंदी और उर्दू मिश्रित बोली है या भाषा जो भी कह लीजिए, उस पर फोकस करने के लिए ये बात कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। खैर, तो खुसरो के बारे में आप जान गए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विकास की दृष्टि से प्राकृत का पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भाषा की दृष्टि से ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि जो है भाषा का विकास कुछ इस तरह से होता है। हाँ, पहले आता है कौन? पाली। क्या आता है? पाली। पहले भाषा आती है पाली, उसके बाद ये थोड़ा और डेवलप होता है तो वो हो जाता है प्राकृत, ठीक है। और ये और आगे बढ़ता है, ये हो जाती है अपभ्रंश, ठीक, थोड़ा चलने में, हाँ, अपभ्रंश, अब, ठीक, ये अपभ्रंश। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्राकृत का पूर्वकालीन अवस्था क्या है। तब प्राकृत यहाँ है, ठीक, उससे पहले कौन है? पाली, और प्राकृत के आगे अपभ्रंश। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आंसर सी हो जाएगा। ओके, अच्छा, पिछले वाले का आंसर मैंने नहीं बताया क्या? हाँ, पिछले वाले का आंसर तो बताया ही नहीं भाई। खुसरो की रचना खालिकवारी वस्तुतः क्या है? तो ये पद में पर्यायवाची शब्दों का संकलन है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो है ऑब्वियस सी बात है कि इसमें आपसे कहला पहेलियों का संकलन, कह मुकरियों का संकलन, मनोरंजन पदक रचना, जिसमें कुछ नहीं है। ये सीधा हो जाएगा आंसर, इसका ई हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, ये देखिए आप, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। कह रहा है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी, ठीक है, एक तरह से यूपी का वेस्टर्न इलाका मान लीजिए, हाँ, जो, और हरियाणा के आसपास मेरठ, ये सब जो है उसकी तरफ की बातचीत हो रही है। मथुरा की भी बातचीत कर सकते हैं आप, ठीक। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ी, बुंदेली, बघेली, ये सब जो आती है, ठीक है। तो इधर जो है आप देखेंगे कि ब्रज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखो यहाँ अवधि जो है, अवधि पूर्वी हिंदी में आती है, ठीक। तो ये अवधि इधर पूर्वी हिंदी में आ गई, अवधि पूर्वी हिंदी में आ गई, ठीक है। और दूसरी बात है बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन जो है पूर्वी हिंदी की है, ठीक। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जैसे अवधि हो गया, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये है पूर्वी हिंदी के। तो लेकिन यहाँ पूर्वी हिंदी से के बारे में पूछी नहीं जा रही है बातचीत है पश्चिमी हिंदी के बारे में। तो ये ऑप्शन खत्म और ये ऑप्शन खत्म, बचा कौन अपने पास? ये ऑप्शन, ठीक है, खरी बोली और बुंदेली। हालांकि यूपीएससी मतलब बीपीएससी बहुत खतरनाक काम करता है ये दोनों ऑप्शन दे करके, लेकिन यहाँ जो है खरी बोली और बुंदेली हो जाएगा सही आंसर आपका। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं थोड़ा देख लो, रिकॉर्ड, हाँ हो रही है अच्छे से, आप लोग को दिख भी रहा होगा। ओके, चलते हैं फिर से प्रश्न पे। खरी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया? ओके, तो सुनीति कुमार चटर्जी ने खरी बोली को कहा जनपदीय हिंदुस्तानी,
ठीक है, उतना इनके बारे में डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यह है देवनागरी लिपि में अ की 12 खाली स्वर के स्थान पर प्रयुक्त होने का सुझाव कौन दिया था? ठीक है, अ की 12 खाली ना, ये जो है वास्तविक बात ये हुआ था ना, एक समिति बनी थी, कौन? नागरी लिपि सुधार समिति, ओके। पहले इसको गांधी ने बनाया, ठीक है, गांधी जी की अध्यक्षता में, और इसके मतलब गांधी जी ने इनिशिएट किया इस चीज़ को, लेकिन अध्यक्ष कोई और बने, जिसका नाम क्या था? काका कालेलकर, ठीक है, ये अध्यक्ष बने। गांधी जिन्हें एस्टेब्लिश किया उस चीज़ का, ठीक है। बाद में आप देखेंगे कि नागरी लिपि के सुधार के लिए एक समिति यूपी गवर्नमेंट भी बनाती है, ठीक है, तो उसके अध्यक्ष रहते हैं आचार्य नरेंद्र देव, ठीक, आचार्य नरेंद्र देव उसके अध्यक्ष होते हैं। लेकिन यहाँ जो है अभी जो है ये अध्यक्ष कौन है? काका कालेलकर, जो गांधी जी इनिशिएट करते हैं, ओके। तो इस चीज़ का जो है इन्होंने ही दिया। और दूसरी बात, ये जो प्रपोजल इनका था ना, ये जो यूपी गवर्नमेंट ने बनाई, इस प्रपोजल को खारिज कर दिया कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, जो एक हम लोग अभी प्रयोग करते हैं अनुस्वार, ये इंपॉर्टेंट अगले एग्जाम के लिए हो जाएगा कि ये जो अनुस्वार हम प्रयोग करते हैं उसके लिए पॉइंट प्रयोग करते हैं ना, अब देखते हैं इसके लिए पॉइंट प्रयोग करते हैं, ओके। ये जो पॉइंट प्रयोग करते हैं या अनुस्वार के लिए बिंदु प्रयोग करते हैं, इसका प्रपोजल किसने दिया था? इसका प्रपोजल किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने, ओके। मतलब पंचम वर्ण के जगह जैसे अंगा हम लिखते हैं, अंगा को अनुस्वार लिख लेते हैं, या को अनुस्वार लिख लेते हैं, ठीक है, आधा या को, ठीक। तो इसके लिए चलता है अनुस्वार, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर पड़ा। ये सही स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं कि गलत स्टेटमेंट है, बहुत विद्वान ऐसा मानते हैं। देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है, ये भी ठीक है, ऐसी नहीं कि ये भी ठीक। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुई, ठीक है। अब हम जब भाषा की बातचीत कर रहे हैं ना, तो भाषा के लिए जो बातचीत कर रहे हैं हम लोग, उसमें भाषाई विश्लेषण ज़्यादा बेहतर रहेगा। इससे कि हम मान लें कि गुजरात में नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ गया या तांत्रिक चिन्ह के कारण पड़ गया, ऐसा कहना उतना उचित नहीं है जितना ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। जितना ऑप्शन सी उचित है उतना ए और बी उचित नहीं है। तो वास्तव में जो है ना, हमारे पास ब्राह्मी लिपि थी। ओह, ये क्या हो रहा है, हमारे पास कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। वो आगे इसका डेवलपमेंट इस रूप में हुआ, गुप्तकालीन लिपि के रूप में, ठीक है। और ये और डेवलप हुआ तो ये कुटिल लिपि हो गया, ठीक है। और जब ये कुटिल लिपि जब डेवलप हुआ, तब जाके कौन बन गया? देवनागरी, ओके। तो देवनागरी एक तरह से देखें ब्राह्मी से चला, और गुप्त और कुटिल लिपि होते हुए देवनागरी की तरफ पहुंची, ओके। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ओके। अब देखो, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, हमने इससे पहले इसको बता रखा है। तो ये कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। बहुत अच्छा काम किया इस समिति ने। अब देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, क्या है प्रश्न? जो है, ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आती है, ओके। ब्रज भाषा में पुरुष नहीं है, इसको देखिए, परुष वर्णों की का अभाव है। परुष पहले जो है हम लोग परुष वर्ण समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे, ओके। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम परुष वर्ण समझते हैं। तो परुष वर्ण आखिर क्या है? देखो, जो है, आप स्पर्श व्यंजन जानते होंगे, स्पर्श व्यंजन आप जानते होंगे। स्पर्श व्यंजन जो है एक तरह से क से लेके प तक का जो वर्णमाला है अपने पास, ठीक है, क से कहाँ तक? प तक, क से लेके प तक, है ना, 5 अपने पास है, ठीक है। तो इस वर्णमाला में पहला और दूसरा, पहला और दूसरा, क के साथ ख या प के साथ फ, बीच में है जैसे च, छ, ट,
ठ और जो हमारे पास है। ओके, तो आप इसमें देखेंगे ना, इसमें आप देखेंगे कि जो है पहला और दूसरा प्लस जो तालव्य स मूर्धन्य स और दंत स है साथ में हा, ये सारा जो है ना ये परुष व्यंजन है। इसको हम क्या कहते हैं? परुष व्यंजन। और कह रहा है कि ब्रज भाषा में इस चीज का अभाव है। बिल्कुल नहीं भाई साहब, ब्रज भाषा में इसका बहुत अधिक प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए बिहारी ने क्या लिखा है, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात। कहत कहत, लीजिए आपका परुष ही परुष है, क भी है, ह भी है और त भी है कि नहीं? क ह त में कहत न ट त, लीजिए इसमें न को छोड़ के ट त। हाँ, रिझत खिझत मिलत, तो की रिपीटेशन देखिए, तो परुष का अभाव कहाँ से हो गया? और भी कुछ ले लीजिए, इसमें आपको ये नहीं है कि हम जो है जैसे कनक कनक तय सुगुना मदक सौगुना मादकता अधिक है, कनक कनक, देखिए क का रिपीटेशन कितना है, तो ये परुष वर्णों का रिपीटेशन काफी अधिक है, तो ये अभाव हम नहीं कह सकते हैं। ओके, एक मिनट, ये क्या है, इसको खत्म करा जाए। हाँ, क्योंकि नया सिस्टम है इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। धीरे धीरे मैं भी इसका अभ्यास कर लूँगा तो ये ठीक रहेगा। बिल्कुल नया सिस्टम है। हाँ, जैसे अभी रबर का प्रयोग या फिर पेन का प्रयोग, ये सब थोड़ा है, थोड़ी बहुत समस्या है, तो इसको आप देखेंगे। ओके, हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ सॉरी, बढ़ रहे हैं आगे कैसे, 49 का क्वेश्चन करेंगे पहले। तो ये जो है परुष व्यंजन जो वर्णों का प्रयोग का अभाव है, ये वाला गलत है। तो दूसरा गलत कहाँ है? कह रहे हैं कि सही विकल्प चुनिए। दूसरा गलत, इसमें कह रहा है कि दोनों सही है, तो ये गलत हो गया। आंशिक रूप से सही और दूसरा सही, दूसरा ही गलत है भाई साहब, दोनों गलत हैं भाई, दोनों गलत है। इस पर विचार करेंगे अभी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अभी इस पर विचार करते हैं पहला सही है कि नहीं। ब्रज भाषा में गीतात्मकता का स्वाभाविक रूप से आ जाती है। तो ब्रज भाषा में आप देखें कि सवैया लिखा गया खूब, चलिए इसको थोड़ा कट कर लें, सवैया है, बहुत कवित है, ठीक है, इवन दोहा भी गाया जाता है, तो इसमें गीतात्मकता की कमी नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है जबकि दूसरा गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत कहीं दिया हुआ है? हाँ, नहीं दिया हुआ है ना, इसका मतलब ऑप्शन ई हो जाएगा इसका सही आंसर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ओके, अब देखो टाइम टेकिंग होगा ये सेशन, ठीक है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा आप, वरना सही नहीं होगा। ओके, अब देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों स्थापना व तर्क पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, अब देखो कह रहा है कि 19वीं सदी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न है। इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है, उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। भाई दो अलग अलग जो है समय की बातचीत हो रही है, तो उसकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक जैसा कैसे हो जाएगा? तो दूसरा आंसर ही गलत हो गया, दूसरा जो है स्टेटमेंट ये जो है ये अपने आप में ही गलत हो गया। तो दूसरा गलत कहाँ है? ये गलत है, और ये कह रहा है दोनों गलत हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ देखो, 19वीं सदी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि उपनिवेशवाद दौर का है। वास्तविक बात है भाई, 19वीं सदी का जो नवजागरण है वो उपनिवेशित काल का है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है जबकि ये स्टेटमेंट गलत है। तो ए सही बी गलत है, इसका मतलब 50 का आंसर बी हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई साहब। अब देखो ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन था, और मैंने पहले इस क्वेश्चन को देखा, तो हम अभी अभी राजस्थान के बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे, तो सूरजमल मिश्रण का जो है हमने रचना के बारे में देखा, और इसका मतलब ये अच्छा प्रश्न पढ़ देता हूँ मैं, तो उत्सुकता में सीधा आंसर की तरफ पढ़ने लगा। निम्नलिखित कवियों को उनके जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मैंने जैसे आप समझ लीजिए, एक साइड जो दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है राइटर्स का नाम और इधर उनके जनपदीय भाषा की बातचीत हो रही है। तो देखो सूरजमल मिश्रण जो है ये कहाँ के हैं? हमने अभी कह दिया ये राजस्थानी के हैं। तो डी का 2 कहीं है, डी का 2 कहीं नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर ई हो जाएगा। मुझे सिर्फ इतना पता था, उससे ही हमको पता चल गया था कि आंसर क्या होगा, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा रिसर्च करके, हाँ क्योंकि मैंने ईश्वरी को नहीं पढ़ा था, अभी आपके लिए खोज रहा था, तो ईश्वरी को पढ़ा और काफ़ी मज़ा आया इनको पढ़ने में।
जो तुम छल्ला हो जाते, परे उंगली रहते। ठीक है, यदि तुम छल्ला हो जाते ना तो तुम हमारे उंगली में पड़े रहते और उसके बाद मैं जो चाहता वो तुम्हारे साथ करता। ठीक है, तो इसूरी जो वास्तव में ये बुंदेलखंडी हैं। ये कहाँ के हैं? इसूरी बुंदेलखंड के हैं। ओके, ये बुंदेलखंड के हैं इसूरी। और बुंदेलखंड में क्या लिखते हैं? फाग लिखते हैं, जो फगुआ में गाया जाता है। हाँ, फगुआ मतलब होली में गाया जाता है। ओके, ये उसके बाद जो है आपको जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त वास्तव में जो है ना ये हरदोई के हैं। ठीक है, हरदोई के हैं। तो इनके यहाँ कन्नौजी बोला जाता है। कन्नौजी, कन्नौजी लिखने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसीलिए कि पेन जो है बिल्कुल मेरे लिए नया है, ये सब बिल्कुल सिस्टम नया है, तो थोड़ा आप लोग एडजस्ट करेंगे। ओके, और वंशीधर शुक्ल जो हैं वो आपका अवधि के। ओके, और इनका एक रचना मैं बताऊंगा तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जो आप सुनते होंगे, कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पर लुटाए जा। ठीक है, तो ये किसका है? बंसीधर। क्या पता अगली बार जो है आ जाए प्रश्न आपके कि खुशी के गीत गाए जा, कदम से कदम बढ़ाए जा, ये किसकी पंक्ति है? तो आप क्या टिक करेंगे? बंसीधर शुक्ल की। ओके, थोड़ा सा मिटा दे, वो क्या कहते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ओके, खैर कोई बात नहीं, मिट गया आपके लिए, देख सकते हैं। तो बंसीधर शुक्ल कहाँ के हैं? अवधि के हैं। उसके बाद जो है 1 मिनट ले लूँ। हाँ, बंसीधर शुक्ल कहाँ के हैं? अवधि के। इसूरी बुंदेली के हैं। ठीक है, हमने फाग उसका सुनाया भी, जो तुम छल्ला हो जाते। हाँ, जगदीश गुप्त कन्नौजी में लिखते हैं, मतलब कन्नौजी उनकी जनपदीय भाषा है। और दूसरी बात सूरजमल मिश्रण का हमने कह दिया था, ये राजस्थानी है। आंसर भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि डी का 1 है ही नहीं, बाकी चीज़ का है मैच करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनकर ई हो जाएगा। अब देखो, ये उतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अग्रदास बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं भक्ति काल में। अग्रदास बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक व्यक्ति हुए नाभादास। नाभादास, नाभादास जो हैं वो कौन है पता है? ये अग्रदास के शिष्य हैं। ठीक है, अब जिसके शिष्य जो है अग्रदास हो, सॉरी, जिसके गुरु अग्रदास हो, तो उस व्यक्ति के बारे में आप कोई उसको इम्पोर्टेंट कैसे नहीं कहेंगे? तो इसीलिए मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। हाँ, तो जैसे ही ये इंपॉर्टेंट होंगे इनकी रचना इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक, तो ये इनकी रचना कौन कौन है और कौन कौन नहीं, इसके बारे में देखेंगे। इनकी रचना ध्यान मंजरी भी है, कुंडलिनियाँ भी है और राम ध्यान मंजरी भी है। ठीक है, एक रचना इनकी अष्टयाम भी है, जिसको रामाष्टयाम भी कहते हैं। ठीक है, जिसे रामाष्टयाम भी कहते हैं। तो आपके पास ये तीनों का तीनों सही हो रहा है, इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। ओके, 1 मिनट, चलिए, फोन तो आते रहता है किसी न किसी का। अब देखो, ये प्रश्न मैंने आपको बताया था। ओके, अभी 3 ही क्लास में जो है ये प्रश्न, पहला प्रश्न है जो आप हमारे क्लास किए होते तो ये प्रश्न सॉल्व कर लेते, क्योंकि मैंने पंडित सल सत्य बखान्य दही बुद्ध बसंत न जानिए, या 12 वर्ष कुकर या तरल तेरल जियसियार, इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। ओके, तो आप देखेंगे कि जो है इससे ही एक आपको एक आता रहे तो भी निकाल सकते हैं उसको। हाँ, यदि आप लोग के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा तो और ही इसको भी जान करके या फिर इसको भी जान करके किसी को भी जान करके निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन मैंने जो बताया है उससे निकल पाता है कि नहीं। जैसे हमने बताया है कि 12 बरस ले कुकर जिए 13 ले जिए सियार, तो मैंने ये बताया था किसका है, ये जगनीक का है, तो बी का 3। ठीक है, बी का 3 कहाँ है? बी का 3 सिर्फ एक जगह है। आप लोग इतना आसान क्वेश्चन ऑप्शन बनाया जाता है ना कि आप बस एक जानते रहें कर लें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा किसका, कितने नंबर है ये? ओ, लाइट कट गई, चलिए उसकी व्यवस्था कर लेते हैं। हाँ, तो ये आपका जगनीक 53 का बी का 3 हो जाएगा, 53 नंबर है ना। बी का 3 हो गया। ओके, थोड़ा सा कम जूम आउट करते हैं जिससे पूरा देखें। ये हो गया।
उसके बाद देखो, ये मैंने आपको बताया था कि पंडित सहसत्व बखान्य, ये जो है सरहप्पा का है। एक का दो, ये भी एक का दो है। ओके, अब देखो सी का क्या है, बर कौशलतो सॉरी, ये जो है मिथिला में लिखा गया है, मैथिली में लिखी गई है, तो इस वजह से थोड़ी कौशल तू राधा किनल कान्ह लोचन आधे, बर कौशल तू राधा किनल कान्ह लोचन आधे। और देखो तो ये हो गया विद्यापति का, ठीक है। ये हम लोग जो है बातचीत ऐसे करते हैं, चूँकि लिखने में उस तरह से बनता नहीं है, तो थोड़ा चीज़ें इस तरह की है। उसके बाद देखो, जाति ओछा पाति ओछा जन्म हमारा, चूँकि रैदास के बारे में कहा जाता है, वो जो है चमार जाति से बिलोंग करते थे, अपने आप को चमार कहते थे। तो ऑब्वियस सी बात, ये अपने बारे में बातचीत कर रहे हैं कि जाति ओछा पाति ओछा जन्म हमारा, तो ये जो है डी का 5 हो जाएगा। तो आप से इतना आसान क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इसका आंसर आप लगा के आ जाते हैं सी, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं कहूँगा कि मैं जो क्लास बता रहा हूँ, जितना बता पाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो, ठीक। अब देखो, ये देखो प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों की का सही अनुक्रम ले लगाइए। देखो, इसमें कोई एक तो आपको याद होगा ही होगा, कुछ नहीं तो ये याद होना ही चाहिए हर एक हिंदी साहित्य के बच्चे को, चांद का मुख टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये वास्तव में जो है इसी में अंधेरे में कविता संकलित आप देखेंगे। ये अंधेरे में कविता इतनी महत्वपूर्ण कविता है, ये जो है 1964 में आती है। उसके बाद बाकी के बारे में आपको नए भी पता रहे ना, तो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। क्योंकि विष्णुप्रिया किसका है, बताइए, विष्णुप्रिया किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है। कुकुरमुत्ता किसका, अज्ञे का है। आंगन के पारद्वार, सॉरी, कुकुरमुत्ता जो है निराला का है और आंगन के पारद्वार अज्ञे का है। तो ये सब बहुत पहले के कवि हैं, हालांकि आंगन के पारद्वार अज्ञे वाले और चांद का मुंह टेढ़ा आसपास कहीं हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत दूर के कवि हैं, दोनों तार सप्तक में हैं, ठीक है। लेकिन जो है चांद का मुंह टेढ़ा बहुत बाद में आया हुआ है, 1964 में। तो देखो, चांद का मुंह टेढ़ा जहाँ अंत में होगा वही आंसर हो जाएगा। अब देखो, चांद का मुंह टेढ़ा यहाँ है अंत में, तो ऑप्शन बी होने की संभावना है। लेकिन आप जानते हैं कि जो है बीपीएससी 2 ऑप्शन भी रखा है, हाँ। तो देखते हैं, बाकियों के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए ही चाहिए। तो देखो, विष्णुप्रिया जो है ना, ये 1957 में आई है, ओके, विष्णुप्रिया। और कुकुरमुत्ता निराला की रचना है 42 में, 1942 में। चांद का मुंह टेढ़ा हमने बता दिया 1964 में, और ये जो है 1961 ईस्वी में। अब देखो, चांद का मुंह 1964 है, उसके पहले आंगन का पार द्वार होना चाहिए, तो चांद का मुंह से पहले आंगन का पार द्वार। और ये देखो 42 का और ये 57 का, तो 57 वाला पहले होना चाहिए यहाँ, और कुकुरमुत्ता सबसे पहले होना चाहिए। तो कुकुरमुत्ता, विष्णुप्रिया, आंगन का पार द्वार और चांद का मुंह टूटा। कुकुरमुत्ता कब आया हुआ है, कुकुरमुत्ता 1942 में, विष्णुप्रिया कब आया है 1957 में, और आंगन का पार द्वार 1961 ईस्वी में, और चांद का मुख टेढ़ा 1964 ईस्वी में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे 55 नंबर में। देखिए, निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। एक मिनट देख लूँ, चल रहा है ना सही, हाँ, सारी बातें चल रही है, सब कुछ। ऑडियो इनपुट, इज एवरीथिंग ओके, यस, ठीक है। फिर से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये देखो, निम्नलिखित कथनों, स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए। कह रहे हैं कि भारतेंदु युग में मध्यकालीनता और अधिक आधुनिकता का द्वंद्व चल रहा है। आप जान रहे हैं कि भारतेंदु युग एक तरह से कहा जाए तो 1850 से शुरू हो जाती है और ये 1900 तक। भारतेंदु युग 1850 से शुरू होकर 1900 तक चलता है। और उसमें आप देखेंगे कि हालांकि कुछ लोग जो है 1885 पे ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारतेंदु का जो डेथ है वो 1885 में हो गया था, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा इग्नोर करते हुए देखेंगे कि ये मध्यकाल का ही समय है। मध्यकाल बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम लोग आधुनिक हो गए। आधुनिकता की शुरुआत भारत में 1857 से माना जाता है, लेकिन फिर भी इस पर मध्यकाल का इम्पैक्ट रहेगा। तो ये तो हमको सही है, क्योंकि उस समय भारतीय समाज संक्रमण के दौर से चल रहा था। हमने आपको बता ही दिया कि भारतीय समाज किस तरह से संक्रमण के दौर में चल रहे हैं, ओके। तो जो है दोनों ये सही है, तो इसीलिए ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आप लोग जो है चाहते हैं ये क्वेश्चन मिल जाए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। या फिर आप कमेंट में बताएं कि आपको चाहिए क्वेश्चन, तो फिर कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं वो भी बता सकते हैं। ओके, बहुत सारे वेबसाइट पर बीपीएससी की भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अब देखो, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो देखो भाई, समाज सुधार कहते हैं ना कि सिर्फ मनोरंजन ही कवि का कर्म नहीं होना चाहिए, तो यही वहीं से चल रहा है ये समाज सुधार। और दूसरी बात, ये गीति काव्य की प्रमुख प्रचुरता, ये बात गलत है। और स्वतंत्रता, ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, ये छायावादी दौर का है, छायावादी दौर का। ओके, और इतिवृत्तात्मकता जो है इस युग की विशेषता है द्विवेदी युगीन की। तो 1 और 4 ऑप्शन सी, ठीक है। द्विवेदी युग कब से कब तक चलता है बता दीजिए? 1900 से लेकर के 1920 तक। इस युग में एक पत्रिका चलती है सरस्वती, इसके संपादक होते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। कब ज्वाइन करते हैं ये? 1903 ईस्वी में, लेकिन पत्रिका शुरू हो जाती है 1900 में, ठीक है। अब देखो, अच्छा ऑप्शन मैंने बता दिया ना, हाँ ठीक है। सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन सा कथन सही नहीं? ये प्रश्न भी मैंने आपको हिंट में बता दिया था, ठीक है। तो ये दूसरा प्रश्न है जो मैंने अभी तक बता दिया था, ठीक, दूसरा ही है। एक विद्यापति भी के बारे में भी तो बता दिया था ना, हाँ, तो ये तीसरा प्रश्न हो जाएगा। ओके, अब देखो, नहीं जो भी है, पहला दूसरा तीसरा क्या करना। ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। सिद्धों की बानियां सांकेतिक नहीं है। देखो, कह रहे हैं कथन सही है, ठीक है। तो ये जो है ना, रामचंद्र शुक्ल जी अपना हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखे, उसका सेकंड संस्करण जब निकाले ना, उनका फोकस ही इस पे था, सिद्धों और नाथों को मानना ही नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है शुद्ध साहित्य के अंतर्गत आती नहीं है इनके साहित्य, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तीसरा तो सही है, इसका मतलब ए या सी ऑप्शन सही है। ओके, उसके बाद देखो, ब्रजयान का में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, ऑब्वियस सी बात है। तो ये पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं मिला, बिल्कुल मिला भाई। तो ये ऑप्शन, ये जो है नहीं की जगह नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, हाँ, मतलब नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं लगा हुआ तो ये खत्म हो गया। और सिद्धों की बानियां सांकेतिक है, ठीक है, इसीलिए सिद्धों से या नाथों से प्रभावित होकर के कबीर ने रहस्यवादी चीज़ों का प्रयोग किया, और जिसके खिलाफ जो है नाथ ये रामचंद्र शुक्ल हो गए, इसलिए कबीर को भी दरकिनार करने की कोशिश करते हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके ओके, तो ओके, ये देखो, ये जो है मैंने बता रखा है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि अगले क्लास में बताता, हम मुझे याद आ रहा है कि बता रखा है, ठीक है। तो ये प्रश्न ये भी हो जाएगा। ओके, हम आते हैं आगे की तरफ। तो प्राकृत प्रकाश, जो प्राकृत प्रकाश है ना, ये किसकी रचना है? वरुरुचि की। श्रावकाचार्य जो है वो देवसेन की रचना है। प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, कुमार पाल प्रतिबोध जो है सोमप्रभ सूरी की। डी का 5 देख लो आप, डी का 5 कहीं है? डी का 5 कहीं है? नहीं है। बाकी चीज़ क्या है देखना, समय ना बर्बाद करें, सीधा ई आंसर मार के निकल जाए, ठीक है। लेकिन आप याद कर लेंगे, प्राकृतिक प्रकाश किसका है? वरुरुचि का, हाँ। ये जो है श्रावकाचार्य का, देवसेन, और प्रबंध चिंतामणि जो है मेरुतुन ने लिखा, और कुमार पर प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी ने लिखा। ओके, ये देखो, ये प्रश्न मैंने बता दिया था। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपनी भूमिका, अपनी जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है, हाँ, उसके भूमिका में ही इस प्रश्न को, इस स्टेटमेंट को बोल दिया है। तो ये हो जाएगा। ये प्रश्न, ये जो है नाटकों के विषय में जब लिखते हैं अंदर में भी, फिर भी 2 बार इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य का
गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। तो ये किसका स्टेटमेंट है? रामचंद्र शुक्ल का। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखो भाई, मानस का हंस जो है वो आया हुआ है कब पता है? 1972 ईस्वी में। पीढ़ियाँ ये सबसे अंतिम में आया हुआ है 1990 में। खंजन नयन जो है वो 1981 में, और जो है सुहाग के नूपुर 1960 में। खंजन नयन के बारे में आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि ये जो है सूरदास को कैरेक्टर बना करके लिखे हैं, ठीक है। और मानस के हंस में कौन है? तुलसीदास। मानस हंस में एक तरह से तुलसीदास के जीवनी टाइप में लिखे हैं, और खंजन नयन ने सूरदास के, ठीक है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं पहले कौन हो जाएगा, ये है 1981। तो 1960 में सुहाग के नूपुर पहला हो जाएगा। सुहाग के नूपुर मतलब चौथा, ठीक है, चौथा नंबर पे सुहाग का नूपुर। तो ये जो है ये हो गया। फिर उसके बाद 1960 के बाद कौन सा आ जाएगा? 1972 मानस का हंस पहला, ठीक है। फिर उसके बाद 1981 खंजन नयन तीसरा, और फिर उसके बाद 1990 पीढ़ियाँ। ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 60 का ऑप्शन बी। ओके, अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। 1 मिनट का स्टॉप लेकर, थोड़ी प्यास लग रही है। चलिए फिर शुरू करते हैं। कह रहे हैं सगुन भक्ति का मूल समर्पण सगुन भक्ति का मूल है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, यह स्टेटमेंट कथन मन सही है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। ये कितना बकवास स्टेटमेंट दे दिया। अद्वैतवाद से विशिष्टाद्वैत का क्या होगा? द्वैताद्वैत का क्या होगा? हाँ, और सारे द्वैत हैं, उन सारी चीज़ों का क्या होगा? तो ये ऑप्शन सॉरी आंसर ये कथन 2 है जो गलत हो जाएगा। कथन 2, दोनों कथन तो गलत नहीं है, कह रहे हैं दोनों सही है, ये बिल्कुल गलत है। कथन 1 तो सही है, कथन ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं। पहली ताव न अनुहरई गोरी महु कलमश अद्दुट पुट्टी पुनि उन्मई पिंडलई चंदस। ये जो है प्राकृत में लिखी गई है, इसलिए पढ़ने में भी दिक्कत हो रही है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ये हेमचंद जी लिखे हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले ही याद, पहली ताव न अनुरई, वैसे भी करके इसको याद कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं भी पहली बार चकमा खा गया, ठीक है। ये जो है स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। मैंने स्वयंभू के बारे में आपको बताया है, राम कुमार वर्मा ने किस तरह से उनको स्थापित करने का कोशिश किया, ठीक है। तो मैं राम कुमार वर्मा ही सोच रहा था, लेकिन वास्तविक बात यह है कि जो है हिंदी के प्रथम कवि तो कहते हैं इसको, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है ये कह रहे रामायण, स्वयंभू का जो रामायण है हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, ठीक है। ये बात कहते हैं राहुल संकृतायन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये बहुत मजेदार है। प्रेम के पीर ही लेकर उनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं है। कितना मजेदार स्टेटमेंट लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे प्यारे कवि घनानंद के बारे में है, जो लिखते हैं अति सुदोष सन्हे को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बाक नहीं। हाँ, कौन से पाठी पढ़े हो लल्ला मन लेहु देहु छटाक नहीं। तो ये जो मन ले लेने के और छटाक न देने की स्थिति है, ठीक है, प्रेमिका इसकी जो सुझान है वो मन भर ले लेती है। मन भर मतलब समझ रहे कि कितने क्वांटिटी की बातचीत हो रही है, और छटाक देने के स्थिति में भी नहीं है, वापस कुछ नहीं दे रही है। तो बताइए प्रेम में पीड़ा होगी कि नहीं होगी? तो ये जो है घनानंद जी लिखते हैं। पंत जी, ये बहुत मजेदार स्टेटमेंट है। आप जब रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में पंत के बारे में, पंत रामचंद्र शुक्ल के दुलरवा कवि हैं, ठीक है। तो इनके बारे में इतना महत्वपूर्ण स्टेटमेंट पंत जी लिखते हैं अपने इतिहास में। पेन बदलने की इच्छा हो रही है तो बदल देते हैं, अब इच्छा हो रही तो क्या कर सकते हैं। चलिए पेन बदल दिए। हाँ, पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई और गांधीवाद के प्रति भी। समाजवाद बबुआ कैसे आई? धीरे धीरे आई,
ये कौन लिखे हैं, ये पूछ भी सकते हैं, क्योंकि गोरख पांडे इस बात को लिख रहे हैं कि समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई घोड़ा से आई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। ठीक है, ये किसका है, जो भी हम बोल रहे थे, ये गोरख पांडे का है। बहुत मज़ेदार कवि है गोरख पांडे। एक दिन राजा मरले आसमान में उड़त मैना, बांध के ले आए। तो खैर मैं विषय पे आता हूँ। हिंदी वालों का और हिंदी साहित्य के जो टीचर प्रोफेसर जो भी होते हैं उनको भटकने की आदत होती है। मैं अभी भटकाऊंगा नहीं, चूँकि हमारे पास 120 प्रश्नों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो आते हैं सीधे प्रश्न की तरफ। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था में तो समाजवाद की बात उन्हें पसंद है और व्यक्ति साधना के लिए गांधीवाद की बातें। थोड़ा जूम करूं क्या, ऐसा आप लोग है कि नहीं देख पा रहे हैं? ओह सॉरी, ये तो और छोटा कर दिया मैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा आराम से, एक प्रश्न एटलीस्ट आ जाना चाहिए। तो ये सीधी सीधी बात है, समाजवाद और गांधीवाद जो है इसकी बातचीत करें कि पंत जी दोनों को मानते हैं। व्यक्तिगत लाइफ में जो है वो किसको मानते हैं, गांधीवाद को, लेकिन जो है पब्लिक लाइफ में जो है समाजवाद को मानते हैं। बस सीधी सीधी बात है। ये स्टेटमेंट दे रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी अपने साहित्य के इतिहास में। मैं अपना इतिहास की पुस्तक उल्टा के देखा तो बहुत चक्का रह गया कि कितना अच्छे से मैं अंडरलाइन करके लिखा मतलब किया हूँ, और देखो वो प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ तो बहुत फ़ायदा आपको होगा। हाँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा भाई, आप लोग को पढ़ा करके मुझे अच्छा लगता है, तो आप जुड़े रहिए। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छा लगेगा। अब देखो, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? ठीक है, ये कथन जो है बच्चन सिंह का किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें आपको मिलेगा। ठीक है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति दी। थोड़ा सा मैं ब्लू ब्लैक करता हूँ। ये देखो कितना मज़ेदार है। कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? ठीक है, तो ये जो है आत्मजयी जो है ये आंसर हो जाएगा आपका। और ये जान रहे हैं आत्मजयी या चक्रव्यूह, ये हाँ ये सब जो है ये किसका है? ये सब रचना जो है वो कुंवर नारायण की, कुंवर नारायण। ठीक है, हम लोग के कॉलेज में कुंवर बेचैन आए थे, लेकिन ये कुंवर नारायण है। ठीक है, इतना मीठा बोलते हैं, एक बार यूट्यूब पे सर्च करके आप देखिएगा इनको। जन्म काल के अनुसार, इसलिए आप जैसे ही रचनाकार देखें वैसे ही जन्म काल जरूर ध्यान में रख लें, जितना आप पॉसिबल रख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बन रहा है। तो भगवती चरण वर्मा कब जन्म ले रहे हैं? भगवती चरण वर्मा 1903 ईस्वी में जन्म ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है 1997 ईस्वी में, सॉरी 1897 ईस्वी में जन्म ले रहे हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। सियाराम गुप्त जो हैं गांधी जी के भक्त थे, सियाराम गुप्त एक तरह से समझिए, 1995 ईस्वी में जन्म ले रहे हैं। और माखनलाल चतुर्वेदी बड़े मज़ेदार आदमी हैं। कैदी और कोकिला इनकी जो रचना है ये, इसको काटिए, 1889 में पैदा होते हैं। ठीक है, तो माखनलाल चतुर्वेदी सबसे बड़े हो गए क्या? नहीं, सबसे बड़े कौन हो गए? बालकृष्ण शर्मा। एक मिनट, मैं कुछ गलत किया हूँ क्या? नहीं सॉरी, माखनलाल चतुर्वेदी 89 के है ना, वो 97 के, तो सबसे बड़े तो माखनलाल चतुर्वेदी हुए ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी यहाँ तो भी पहले, यहाँ भी पहले, कोई बात नहीं। इसके बाद कौन हो जाएंगे? इसके बाद हो जाएंगे 1995 वाले सियाराम गुप्त हो गए। फिर भगवती चरण वर्मा 1903 वाले। आई क्या जी, क्या सीन है? कहीं अच्छा ये 1895, एक मिनट, क्या हम कर रहे हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम गुप्त 95, फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन, और फिर भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन बी तो सही है। देखो कई बार लाइव में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब देखो, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है।
नई कहानी किस चीज़ की कहानी नहीं है? आग्रहों की कहानी नहीं है। ठीक है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध। और इस कहानी इस यथार्थ को लेकर चलने वाला यह विराट मध्य और निम्न मध्यम वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में किसका कथन है? ठीक है, तो ये कथन जो वास्तव में है ना, ये कमलेश्वर का है, कमलेश्वर की कथन। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन भी नहीं देख रहे हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। भीष्म सैनिक के एक उपन्यास का नाम बोल दीजिए तो, जो बहुत फेमस है, 6 घंटे का मूवी बना गया है इस पर। ठीक है, मूवी देखिए या उपन्यास पढ़िए, दोनों में वैसा ही मज़ा है, लेकिन किताब जब पढ़ेंगे ना तो कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा जब आप अपनी कल्पना करेंगे। शिव प्रसाद सिंह का एक महत्वपूर्ण उपन्यास जो यूपी हायर में लगा हुआ है, नीला चांद, एक अच्छी सी कहानी है इनका, जो है उसका नाम है नन्हो, नन्हो कहानी भी है। ठीक है, उसके बाद जो है हम चलते हैं, हाँ, कमलेश्वर का एक उपन्यास है, ये आप ध्यान में रखेंगे। कमलेश्वर का एक उपन्यास है कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान। राजेंद्र यादव की एक कहानी है जहाँ लक्ष्मी कैद है। ठीक है, ये सब है, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल जो है कबीर केशव, सबसे अधिक केशव दास का मजा लिए। केशव को कभी हृदय नहीं मिला। ठीक है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। रामचंद्र शुक्ल ऐसा कहते हैं कि उनकी वह सहृदयता भावुकता भी न थी जो कवि में होनी चाहिए, ये भी सही है। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी नहीं है जो कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य को से सामग्री लेकर पांडित्य और रचना कौशल की दाग जमाना चाहते थे, ये भी सही है। अपनी रचनाओं में उन्होंने संस्कृत साहित्य की उक्ति का परहेज किया है। अब बताओ, ये जब संस्कृत साहित्य से कंटेंट लेंगे तो उक्ति को छोड़ देंगे, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। रामचंद्रिका इनकी रचना है। कौन? रामचंद्रिका। ठीक है, कौन हो कित चले किसकी दुहिता, बहुत मज़ेदार लिखा गया। अब पता नहीं रामचंद्र शुक्ल जी कहाँ से इन पे नाराज़ हो गए। हम लोग जब यूजी में थे तो ये सिलेबस में लगा हुआ था रामचंद्रिका का कुछ खंड, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये प्रश्न जो है 71 नंबर का, ये प्रश्न मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ब्रज का कृष्ण काव्य, ये भी जो है एनटीए के जो यूजीसी एग्ज़ाम लेता है नेट जेआरएफ का, उसमें है। 1 मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, थोड़ा सा मुझे तो फिर से शुरू करते हैं हम लोग जहाँ थे। ये जो है एक बार प्रश्न भी आया हुआ है एनटीए के एग्ज़ाम में, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में। ब्रज का कृष्ण काव्य जो है काल विभाजन में कौन साहित्यकार रखते हैं? तो ये आंसर जो है ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी होंगे। और बहुत सारा नाम लिखते हैं, एक तुलसी नाम से एक चैप्टर ही, मतलब एक काल विभाजन ही एक नाम ही लिख देते हैं। ऐसे ही तुलसी के उपरांत की बात कर लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ। हाँ, आदिकाल को ये चारण काल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आदिकाल को कौन सा काल कहते हैं? चारण काल। ओके, आदिकाल को कौन सा काल कहते हैं? चारण काल। और भक्ति काल को स्वर्ण युग कहते हैं। ठीक है, भक्ति काल को ये स्वर्ण युग कहते हैं और आदिकाल को चारण काल कहते हैं। ओके, ये प्रश्न मैंने आपको बताया। ये 2 प्रश्न लगातार जो है मैंने बताया था आपको। पहला तो बताएं अभी वाला जो ये प्रश्न था 71 नंबर का, और 72 नंबर का भी बताया था। देखो, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ठीक है, ये कथन जो है किसके संदर्भ में? तो ये विद्यापति के संदर्भ में है। कहते हैं आध्यात्मिक रंग के इतने सस्ते हो गए हैं चश्मे कि कोई भी किसी को आध्यात्मिक कहा जा रहा है। जैसे जयदेव को कोई लोग कह देते हैं गीत गोविंद के बारे में कि अरे ये तो आध्यात्मिक है। ठीक है, ऐसे ही अब विद्यापति के रचनाओं में आध्यात्मिकता खोज रहे हैं, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं नहीं, यहाँ आध्यात्मिकता नहीं है बल्कि श्रृंगार है। ये यार श्रृंगार है। ठीक है, आध्यात्मिकता नहीं बल्कि श्रृंगार है। तो ये विद्यापति के बारे में कंसेप्ट है। तो ये कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचानी, अब परई दंड जिमिन धरी नितल दशा न जाय बखानी।
ठीक है। सजल नयन तन पुलक निज इष्ट, दई पहचानी परेऊ दंड जिमि धरनी तल दसान जाय बखानी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रामचरित्र के किस कांड से है, तो ये अयोध्या कांड से है। उस समय की जब भरत मिलने आते हैं राम से, और राम को देख करके उनकी स्थिति ऐसी होती है कि पूरा उनके आंखों में आंसू आ जाता है और बिल्कुल उनके चरणों में गिर जाते हैं। ठीक है, और उस तरह जिस तरह मतलब एक तरह से कहा कि उनकी जो व्यथा है उसको कोई बयां भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये अयोध्या कांड से। थोड़ा मैं फास्ट चलूँगा। जीवन मुँह चाही को नीको, ये भी प्रश्न हम लोग के समय में ही आ गया था। ठीक है, जीवन मुँह चाही को नीको में कौन सा भाव है, ये जो आप शुक्ल जी का कौन सी किताब है जो सूरदास पे केंद्रित है ना, आई थिंक कौन सी किताब है, देखिए किताब का नाम मैं भी भूल रहा हूँ। ठीक है, तो उस किताब की भूमिका में ये कहते हैं यहाँ असूया भाव है। ठीक, भ्रमर गीत सार, सॉरी, इस किताब के नाम में है भ्रमर गीत सार, किताब का नाम है भ्रमर गीत सार, उस किताब का नाम है कौन सा, भ्रमर गीत सार। उसमें यही कहते हैं जीवन मुँह चाही को नीको, तो इसमें असूय भाव है। तो ये ऑप्शन में आपका एक भी नहीं दिया हो तो आंसर हो जाएगा ई। ठीक, 74 तक पहुँच गए हम लोग। ये इसका आंसर जो है बीपीएससी ने गलत दिया है। ठीक, कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम क्या है, तो इस पहले तो कामायनी में कितने सर्ग हैं पहले पता होना चाहिए आपको, कुल मिलाकर 15 सर्ग हैं, ये बात तो पता होना चाहिए। पहला सर्ग कौन सा है, चिंता है। ठीक है, और अंतिम सर्ग कौन सा है, आनंद है। चिंता से लेकर के आनंद की तरफ का यात्रा क्या है, कामायनी है। चिंता के बाद जो है आशा सर्ग है, एक मिनट डिलीट करिए, चिंता के बाद कौन सा, आशा सर्ग है। ठीक है, उसके बाद जो है श्रद्धा सर्ग है। ठीक है, काम है, वासना है, कर्म है। ठीक है, ईर्ष्या है, ईरा है, स्वप्न है, संघर्ष है, निर्वेद है, दर्शन है, रहस्य है। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन। तो सबसे पहला जो है ऑप्शन में जो होना चाहिए ना आपके अनुसार, कर्म होना चाहिए, ईर्ष्या, ईरा और स्वप्न, ये वाला आंसर होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने ऑप्शन सी दे दिया है, तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, हाँ, कर्म, ईर्ष्या, एक बार मैं फिर से नाम बोल दे रहा हूँ, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रसाद के नाटकों पर शरीर जहाँ पूर्ण साहित्य है, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहाँ पूर्ण साहित्य है, वहाँ उनका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है, उनकी आत्मा शुद्ध साहित्य, एक शुद्ध साहित्य का। नाटक के बारे में किसका कथन है ये, ठीक है, तो ये कथन जो है ना आपका, ये कथन आचार्य आनंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि प्रसाद के नाटकों का शरीर साहित्यिक है, नाटक में जो है साहित्यिक कंटेंट है, लेकिन कंटेंट उठाते कहाँ से, इतिहास से। आप चाहे चंद्रगुप्त में देखिए कि जो है गुप्तकालीन कंटेंट है, जिसमें चंद्रगुप्त, चाणक्य, नंद और इससे संबंधित सारे ये उधर जो सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पे, उस सर को कंटेंट बना करके लिखा गया। या समुद्रगुप्त में आप देखेंगे कि समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है, तो ये सारा कंटेंट जो है हमारा बुद्धकालीन कंटेंट है। ठीक है, तो अब सॉरी क्या नाम है, मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, चंद्रगुप्त मौर्य और ये सब, ये मौर्यकालीन है, गुप्तकालीन। ठीक है, तो ये सब कंटेंट है। तो ये कहते हैं कि कंटेंट तो मतलब शरीर तो साहित्यिक है, लेकिन जो मन है वो ऐतिहासिक है। तो ये कथन है आनंद दुलारे वाजपेयी का। मुक्तिबोध की प्रतिबंधित रचना का नाम उल्लेख कीजिए। तो ये जो है भारत इतिहास और संस्कृति है, इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बैन कर दी थी। ठीक है, तो बैन कर दी थी, तो यही हो जाएगा आंसर। अब देखो, इसका भी बहुत याद रखने की जरूरत नहीं थी। अंधेर नगरी जो है प्रहसन है, अंधेर नगरी जो है प्रहसन है, तो वो डी का पहला हो जाएगा। ठीक है, डी का पहला हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिए, भारत दुर्दशा जो है वो नाटरासक है, और श्री चंद्रावली जो है नाटिका है, ऐसे ही भान जो है विशस्य विश्व औषधम जो है भान है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब देखो 79, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में भी प्रश्न बन सकते हैं इस पर। बालकृष्ण भट्ट जो है कब पैदा हुए हैं, 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु कब हुए हैं, 1850 ईस्वी में। बद्री नारायण प्रेमघन कब हुए हैं, 1855 ईस्वी में। ठीक है, राधाचरण गोस्वामी कब पैदा हुए हैं, 1859 ईस्वी में।
आई थिंक पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा जी। 44, 50, 55, 59। बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी। और ये सारे जो राइटर आप देख रहे हैं ना, ये सारे राइटर जो हैं भारतेंदु मंडल के हैं, भारतेंदु मंडल के। अब देखो, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास का सही पात्र, मतलब सही पात्रों को मिलाना है। उपन्यास इधर दिया हुआ है और इधर जो है उपन्यास के पात्र दिए हुए हैं। देखो, कुछ नहीं याद है तो मैला आंचल का हरगोरी सिंह आपको बहुत मज़ेदार कैरेक्टर है, वो याद रहेगा। नदी के द्वीप में भुवन और रेखा का जो है प्रेम प्रसंग चलता है, तो उसमें ये हो सकता है। तो ए का 3, ए का 3 कहीं है, ए का 3 एक ही जगह है, ठीक है। और बी का 4 देखो, तो ऑप्शन ये हो जाएगा बी। 80 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। गोदान में आप देखेंगे अमरपाल सिंह जी है, और झूठा सच में डॉक्टर प्राणनाथ। अच्छा बताइए, महिला आंचल में जो है डॉक्टर का क्या नाम है, बताइए, कमेंट में लिखिए आप लोग। डॉक्टर प्रशांत, ठीक है। ये हो गया। आदिकाल को, ये प्रश्न भी मैंने आपको बता रखा है, बहुत चीख चीख के बताया था। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो ये आदिकाल को आदिकाल ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहे हैं। अब बताइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की 3 पुस्तक का नाम बता दीजिए तो, जो इतिहास से संबंधित है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ठीक है। ये प्रश्न भी आपको बता दिया था मैं। आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मर जाई, सोई मुबे धन संचय, सो उबरे जे जाई, ठीक है। ये जो है कह रहे हैं किसकी पंक्ति है, तो ये वास्तव में कबीर का दोहा है। ये कबीर का दोहा है, इसमें कबीर ऑप्शन ही नहीं है, तो ये हो जाएगा। आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मर जाई, सोई मुबे धन संचय, सो उबरे जे जाई। हाँ, मतलब सीधी सीधी बात है, पैसा वैसा उतना मत समेटिए, मरना आपको भी है, ठीक है। जो पैसा समझते हैं उसको स्वर्ग नहीं मिलता है, इसीलिए पैसे को बांटिए और आपको उससे उबरिए, सीधी सीधी बात है। उतना मैं साहित्यिक व्याख्या इसलिए नहीं करता हूँ कि आपको उतना मज़ा ना आवे, पहले हिंदी में घुसिए, उसके बाद साहित्यिक व्याख्या तो आप कर ही लेंगे। फीकी पे नीकी लगे कहिए समय विचारी, आ सबको मन हर्षित करे जो ब्याह की गारी। ये जो है ये वृंद की रचना है। मेर तोड़ दी, मेर तोड़ दी किसकी एकांकी है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र की एकांकी है, मेर तोड़ दी, ठीक है। राम कुमार वर्मा भी जो है रेशमी टाई लिखते हैं ना, हाँ, तो वो भी एकांकीकार ही हैं, बहुत अच्छे। इसमें जो है, जो आप देखेंगे रामदर्श मिश्र वाला जो खंड है ना, उसमें ये एक किताब है इनका साक्षात्कार का, वो मेरे साक्षात्कार नाम से ही है। क्या नाम है, मेरे साक्षात्कार, ठीक है, मेरे साक्षात्कार नाम से। तो ये एक भी नहीं है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ई हो जाएगा ना। ये इसका आंसर जो है आई थिंक बीपीएससी गलत दिया है, कुछ तो ऐसा है। देखो बता रहा हूँ क्या सीन है, गलत नहीं है यार, ऑप्शन नहीं है। चल परे जिधर दो डगमग में, चल परे कोटि पग उसी ओर। तो ये गांधी के बारे में कौन लिख रहे हैं, सोहन लाल द्विवेदी, सोहन लाल द्विवेदी इसके बारे में लिख रहे हैं, गांधी जी के बारे में। हाँ, उसका नाम है युगावतार, किताब का नाम है युगावतार गांधी, युगावतार गांधी, ठीक है। ये कौन लिख रहे हैं, सोहन लाल द्विवेदी। ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है, ठीक है। तो ये जो मैं हार गई, ये कहानी बहुत ज़बरदस्त कहानी है। आप लोग पढ़ेंगे किस तरह से कलकत्ता से और कानपुर के बीच जो पत्र व्यवहार होता है, दिल खुश हो जाएगा। यही सच है। उसके बाद सॉरी, यही सच है में वो कहानी है, मैं हार गई, उसमें दूसरा कुछ कंटेंट है। लंदन की एक रात इनकी नहीं है, ठीक है। इनके एक और रचना याद रखिएगा, त्रिशंकु, ठीक है। दूसरी बात है, 3 निगाहें एक तस्वीर, ठीक है। 3 निगाहें एक तस्वीर, ये सभी इनका कहानी संग्रह है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लंदन की एक रात किसी और का, ठीक है। उसके बाद जो है, ये जो है मुझे पता नहीं कि कैसे लिया है, या तो हो सकता है यूपी बोर्ड, मतलब बिहार बोर्ड में लगाया गया होगा, हाँ, क्योंकि ये प्रश्न पढ़ने का मुझे मतलब अभी नहीं समझ आया, ठीक है। ये जो है ना, वास्तव में कह रहा है कि उसने नारियल की को कसकर एक गाली दी, जोर से ठोकर लगाई, नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया,
उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान पर जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसा घुमकर मवाली के विषय में कथन किस लेखक था? मवाली के बारे में बातचीत हो रही है, तो ये किसकी रचना है या मवाली कहानी किसने लिखा? सीधी सीधी बात है, आपसे यही पूछना चाह रहे हैं। तो ये मवाली किसने लिखा? मवाली जो है मोहन डाकेश की रचना है। ठीक, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ एक बार ये स्टेटमेंट किधर से मैंने देखा, वो आप देखो। ये देखो, आप देखो यहाँ, एक मिनट, हाँ आप किधर देखेंगे, यहाँ देखिए। ये जो मवाली है, पहला ही लाइन आप देख पा रहे हैं, उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के वक्त चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली थी। चौपाटी का मैदान काफ़ी खुला हुआ था, इस तरह से देख रहे हैं ये, तो चौपाटी और मवाली, हाँ आगे जो भी है, लेकिन ये पूरा का पूरा कहानी आप इसे देख सकते हैं। बहुत बड़ा कहानी नहीं है, ठीक है, इतना है बस। नारियल लुढ़कता हुआ, कह रहे हैं ना, ये नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उसने पास जाकर उसे दूसरी ठोकर मारी और सामने लाती लहरों में खो गया। ठीक है, तो यही है। तो मोहन डाकेश को आप लोग देखें या नहीं देखें, वो देख लीजिए मोहन डाकेश को। ये देखिए मोहन डाकेश ऐसे दिखते थे, ठीक है, काफ़ी स्मार्ट थे। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, ये सारा इनका नाटक है, ठीक है, लेकिन ये मवाली कहानी है। ठीक, हम आ जाते हैं फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ। किधर गया अपना क्वेश्चन? तो हो गया मवाली किसका है? ये हरिशंकर प्रसाद का व्यंग रचना जो है बैठे ठाले है। बाकी रेशमी टाई राम कुमार वर्मा का है, सुंदर का कली इनका नहीं है, तो आंसर सही हो जाएगा। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। हाँ, उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के एक छोटे से हृदय में पहले सुख दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। तो ये कथन जो है ना, चिंतामणि से, रामचंद्र शुक्ल से के किताब का नाम है चिंतामणि, 1909 में पहली बार आई थी। ठीक है, तो ये इसके कौन से निबंध में से लिखा है? तो बहुत जो है कविता क्या है, भाव या मनोविकार, करुणा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है उनका। ठीक है, तो आप चाहें तो इस निबंधों को पढ़ भी सकते हैं। तो ये जो है ना वास्तव में भाव और मनोविकार से लिया गया है। अब मैं इसको स्टेटमेंट आप देख लीजिए, यहाँ से आया है, देख लीजिए आप, भाव और मनोविकार, ये देख लीजिए। ठीक है, देख पा रहे हैं? देख पा रहे होंगे आराम से, आप देख पा रहे होंगे। पहला लाइन ही पढ़ रही है, पढ़ रहे हैं। अनुभूति के द्वंद्व से ही प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर आता है, इस संसार में आता है। इस बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की समान अनुभूति भर के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना भी ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त है। जीवन के आरंभ में इन्हीं दोनों के चिन्ह, हंसना और रोना, देखे जाते हैं। बाकी चीज़ें हैं तो इसको आप चाहें तो पूरा पुसंपा पे उपलब्ध है, तो hindisame.com पर भी है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, भाव और मनोविकार में रामचंद्र शुक्ल को आप लोग देखें कि नहीं, देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आप देख पाएंगे। ये देखिए रामचंद्र शुक्ल को, इनके मुच्छों को देखिए। केदारनाथ सिंह इनके मुच्छों का काफ़ी तारीफ करते थे। ठीक है, फिर से हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा भाव और मनोविकार। नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके से मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है, इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सिर भाजी और टके सिर खाजा है? उपयुक्त कथन जो है, हाँ आप लोग पढ़े होंगे, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेरा नगरी चौपट राजा। तो ये किसका है? एक तो बात है नारायण दास ने मुझसे कहा, तो ये नारायण दास ऑप्शन में कैसे दे दिया भाई साहब? कोतवाल कहाँ से आ गया और गरेरिया कहाँ से आ गया? एक भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएगा। वास्तव में जो है ना, ये गोवर्धन दास और नारायण दास के बीच बातचीत हो रही है। ठीक है, सॉरी, गोवर्धन दास और महंत के बीच बातचीत हो रही है। जो अंधेर नगरी आप पढ़ेंगे उसके तीसरे दृश्य में मिलेगा ये चीज़, तीसरे दृश्य के शुरुआत में ही मिल जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका आंसर शायद बीपीएससी गलत दिया था क्या, एक मिनट में देखूँ, नहीं बीपीएससी ने सही आंसर दिया हुआ है। तो ये बोलता है कौन, महंत। ठीक है, ये अभी जो लहरों का राजहंस नाटक मैं पढ़ा हूँ, अभी तुरंत, मतलब अभी तुरंत का मतलब 10 दिन पहले की बात है, जब लहरों का राजहंस नाटक पढ़ा तो उसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, जो है पर्दा उठते ही पहला लाइन सुनाई जो देता है, यही सुनाई देता है लहरों के राजहंस में। लहरों के राजहंस में आप देखेंगे कि सुंदरी और नंद को कथानक बना करके, सुंदरी काफ़ी बोल्ड कैरेक्टर है यहाँ, ठीक है, और नंद, नंद तो है इसका हस्बैंड है, बट सुंदरी जो है इतना बोल्ड कैरेक्टर है कि आप देख के दंग रह जाएंगे कि बुद्ध काल में कोई लड़की इतना बोल्ड कैसे हो सकती है। बोल्ड डिसीजन लेना, घर का जो है राज दरबार का सारा कार्य अपने अंडर में देखना, ठीक है, कोई कार्यक्रम बुलाना हो तो किसी का इंतजार नहीं करना। तो ये सुंदरी का कैरेक्टर है, जो कहते हैं कि पुरुष को जो है स्त्री का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है और उसकी विरक्ति उसको बौद्ध धर्म अपना देता है, इस तरह की चीज़ें स्टेटमेंट देती है ये। ठीक, तो ये लहरों का राजहंस का स्टेटमेंट है, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब जो है अंधेरे आधे अधूरे पढ़ेंगे तो आपको और मज़ा आएगा। ठीक है, इनका एक और रचना है, आषाढ़ का एक दिन, मोहन डाकेश का आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहरों का राजहंस, ये तीन नाटक इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कमलेश्वर की कहानी नहीं है 94 नंबर। ठीक है, कमलेश्वर कहानी, ये जो दोपहर का भोजन है वो अमरकांत का। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ एक स्त्री किस तरह से अपने हस्बैंड के लिए, अपने परिवार के लिए सारा कुछ करती है और इसके खुद के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचता है। इसमें दोपहर के भोजन में यही दिखा गया है, गरीबी दिखा सकते हैं, या एक स्त्री की मानसिकता कैसी हो सकती है, कितना सहनशील हो सकती है स्त्री, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है। दोपहर का भोजन जो है कमलेश्वर की कहानी नहीं है, जबकि ये अमरकांत की है। गर्मियों के दिन और नीली झील कमलेश्वर की कहानी है। ओके, अब देखो, गंगा के पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांव के प्रति मेरा जैसा आकर्षण रहा है, उसे देखकर संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे भी तो आश्चर्य की बात है। महादेवी अतीत के चलचित्र में किसके बारे में लिखते हैं, ये तो घीसा का जो है नामक जो चलचित्र, वो जो है अतीत के चलचित्र में घीसा नामक जो चैप्टर है, अब उसमें से ये स्टेटमेंट लिया गया है। ये थोड़ा सा जो है अधिक है, हो सकता है बिहार बोर्ड में ये चीज़ लगा हुआ हो, इस वजह से यहाँ से पूछ लिया हो, वरना मुझे औचित्य नहीं लगता है इसका कि कैसे पूछा। ठीक है, हालांकि आप लोग शिक्षक बनेंगे तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आषाढ़ का एक दिन और ऐसी बरसा माँ, ऐसा धरासार बरसा, दूर दूर तक की उपकाएं भीग गई, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। उपयुक्त संवाद मोहन डाकेश के नाटक आषाढ़ के दिन में किसका है। ठीक है, तो ये वास्तव में ये अंबिका से कौन कह रही है, उसकी बेटी मल्लिका है, उसकी बेटी का नाम मल्लिका है, जो कालिदास की प्रेमिका है, कालिदास की प्रेमिका है। ठीक है, कालिदास के बरक्स एक और कैरेक्टर है व्योम, जो भी मल्लिका को चाहता है, और अंत में जो है मल्लिका का जो पुत्र या बच्चे की उत्पत्ति होती है वो व्योम के माध्यम से होती है। कालिदास जो है राज दरबार में चला गया होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसका है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी बरसा माँ। हाँ, तो माँ से बातचीत हो रही है, ये पता चल रहा है, ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक की उत्पकाएं भीग गई, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसे भीग गई हूँ। कितना मजेदार लिखे हैं आषाढ़ का एक दिन में ये। ठीक है, तो ये मल्लिका की स्टेटमेंट है। नई समीक्षा नई संदर्भ, ये समान सा पुस्तक है। ठीक, अब देखेंगे ये पुस्तक नगेंद्र लिखते हैं। हम लोग लगभग जो है हिंदी साहित्य का जो क्वेश्चन था वो कर लिए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से व्याकरण लगभग शुरू होता है। कामता प्रसाद गुरु हिंदी के व्याकरण का पुस्तक का नाम है, उनके कितना मतलब आप लोग को वो बनाया है, इसकी किताब का नाम ही हिंदी व्याकरण है। कामता प्रसाद हम लोग के पास है, तो आप देखेंगे हिंदी व्याकरण नाम से लिखते हैं। उसके बाद देखो तो आंसर हो जाएगा, कोई नहीं है ऑप्शन, तो ये हो जाएगा भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान की पुस्तक की। 2 प्रश्न एक साथ, मैं तो कहूँगा हम लोग का रूम विजिट कर लिया आप लोगों का, बहुत सारा प्रश्न वैसे ही सही हो जाएगा, रूम में वैसे ही सारे किताब पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो भाषा विज्ञान नाम से जो है पुस्तक में, तो चौंक रह गया कि यार ये ऐसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है, चौंक गया बिल्कुल। हाँ, तो ये
पुस्तक का नाम ही भाषा विज्ञान है। ठीक, तो देखो ऑप्शन सी हो जाएगा, कोई भी नहीं मारेगा। हिंदी के उक्षिप्त व्यंजन का नाम चयन कीजिए। तो ड और ढ जो है ना, उसको उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जिसको बोलने में आपका जीभ जो है, जीभ का अग्रभाग तुरंत ऊपर की तरफ जाएगा, फिर तुरंत नीचे की तरफ आ जाएगा, इसलिए उसको उक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। तो आंसर ढ हो जाएगा। ठीक, अब देखो तद्धित प्रत्यय का शब्द चयन कीजिए। हाँ, तो ये खटिया हो जाएगा, खाट से घटिया बना है। ठीक है, बाकी में अब देखेंगे गायक और भुलक्कर में उस तरह की चीज़ें नहीं है, लेकिन खाट से बन गया खटिया। गाना से गायक नहीं बन गया, भूल से भुलक्कर नहीं बन गया। भूल भूल रहता तब भुलक्कर रहता तब ठीक है, लेकिन भूलना लिख दिया है इधर, गाना, ये सब क्रिया दे दिया है आपको। गाना हो गया या भूलना, ये क्रिया दे दिया है, ये नहीं होगा। संकर शब्द का चयन कीजिए। संकर शब्द का मतलब दो भाषा का शब्द। ठीक है, एक तरफ हिंदी रहे, फारसी रहे, या हिंदी रहे अंग्रेजी रहे, जैसे रेलगाड़ी हो गया, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है। ठीक है, घड़ी साज हो गया, घड़ी हिंदी है और साज जो है फारसी है। ठीक है, घड़ी साज, तो संकर भाषा का। तो इस तरह में अंजलि, कन्हैया, सुथनी, अलवा तो ये जो है होगा नहीं, ऑप्शन ही हो जाएगा। नमः जोर ते, ये नमस्ते में है, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, नमः जोर ते होगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका। चयन में चेज और यन, चेज और अन, चेज और अन, चेज और चेज और अन, चयन, तो इसमें यन संधि है। ठीक है, त्रिलोचन में किस समास की योजना है? त्रिलोचन में पहली बार हम लोग कंफ्यूज होकर के द्विगु लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ द्विगु और द्वंद्व में द्विगु और बहुब्री का कंफ्यूजन हो, वहाँ बहुब्री लगाते हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिलोचन का मतलब हाँ शिव के बारे में बातचीत हो रही है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसको। पेन बदलूँ क्या? आप लोग रंगीन होना चाहते हैं तो लीजिए, दूसरा पेन ले लेते हैं। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, यहाँ विशेषण पदबंध है। ठीक है, कौन है? विशेषण, क्योंकि अब देखेंगे संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ये संख्या को एम्फेसाइज कर रहा है ना, तो इस वजह से ये हमको शायद गलत लगा ना। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय का ऑप्शन बीपीएससी क्या दिया था, एक बार मैं चेक करूँ। 107 हाँ ये, लेकिन ये जो है ऑप्शन सी होना चाहिए सही। ठीक है, इसका ऑप्शन बीपीएससी ने कहा है ई दिया, हमको ये नहीं समझ आ रहा। अंतर्राष्ट्रीय ये सही है। सेना जो है, सेना को कटक और दल दोनों कहते हैं, एक से अधिक आंसर है। पहली बार ऐसा हुआ कि एक से अधिक वाला टिक कर रहे हैं। ठीक है, असन का अर्थ भोजन है, तो अशन का अर्थ अशन और असन, अशन का अर्थ भोजन होता है, समरूपी असन का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो असन का अर्थ जो होता है वो फेंकना होता है। ठीक है, तो इसमें एक भी ऑप्शन नहीं है, तो ये हो जाएगा। भाववाच्य जो है, कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जानते हैं, तो ये पैसिव वॉइस की बात हो रही है, तो इसमें लतिका से तेज दोहराने जा रही है। बाकी देखेंगे डायरेक्ट यहाँ क्रिया वो जो है कर्ता की प्रधानता है, लेकिन यहाँ जो है से लगा देने की वजह से आप देखेंगे कि भाववाच्य में ये है स्टेटमेंट। ओके, अब मेरी एनर्जी डाउन हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, होनी चाहिए, लेकिन आप लोग को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, इसलिए आप टेंशन ना ले, बहुत अच्छी बात है, आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो और अच्छी बात है, आपको भी लगेगा कि हाँ कुछ ना कुछ तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, सोनी, मोनी और रीतू आएगी, सोनी, मोनी और रीतू। संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, संयुक्त वाक्य में यहाँ देखेंगे कि आप और लगा हुआ है, मैं लिख रहा हूँ और तुम हंस रहे हो, हाँ, तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य। 112। ठीक है, अब हम लोग बिल्कुल अंत की तरफ हैं। व्याकरण बहुत आसान पूछ रहा है, आप चाहें तो जो है वचनदेव का किताब से पढ़ सकते हैं। संयुक्त क्रिया का प्रयोग यहाँ देखो, आ जाओ, आओ, आ जाओ, दो क्रिया आ गया ना, इसलिए यहीं आंसर हो जाएगा। थाली का बैगन होना, अस्थूल विचार वाला, किधर से किधर भटक जाने वाला। लोकोक्ति के प्रयोग में परिवर्तन नहीं होता है,
ठीक है, लोकोक्ति परिवर्तन में किसका परिवर्तन होता है? लगभग सारी चीज़ का परिवर्तन हो जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रा किस विभक्ति कारक का चिन्ह है? आप कारक पढ़े हुए हैं, कर्ता ने, कर्म को, कर्म से संप्रदान को, क्रिया प्रदान से, इस तरह से पढ़े हुए हैं, लेकिन रा कहीं नहीं आता, तो इसलिए ऑप्शन इसलिए हो जाएगा। ठीक है, अब है पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन से सिद्धांत का नाम सामने नहीं आया है? तो ये परिभाषावादी, हाँ, आप लोगों को मजे लेने के लिए क्वेश्चन बनाया था। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर सही ऑप्शन बी में लिखा गया है। ठीक है, नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी का महाप्राणीकरण संधि है। हिंदी की महाप्राणीकरण संधि, जैसे देखो जब बोलते हैं ही लगा देते हैं, जब ही, और कब प्लस ही, कभी। ठीक है, ये जो हम लगा रहे हैं ना, इससे बन जाता है, तो कभी हो गया। इस तरह से 120 प्रश्न, मतलब 120 नहीं, हम लोगों ने 80 प्रश्न किया ना, 80 प्रश्न किया, और बहुत इजी प्रश्न है, ऐसा नहीं था कि बहुत भारी प्रश्न है। अब थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और मैं जो बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो हमारे साथ बिल्कुल जुड़िए। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो आप खुद से पढ़ना छोड़ दीजिए, आप खुद से भी पढ़ते रहिए, और लगभग 1-1.5 घंटे का क्लास जो मैं लूँगा उसको आप देखते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो नमस्कार, शुभ रात्रि। यदि अब शुभ रात्रि ही कहना चाहिए, क्योंकि ये 8 बजे आपके पास 9 बजे पहुंच जाएगी।